हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavasai.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, धातुओं के निम्न भौतिक गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। हम एक एक करके धातुओं के गुण जैसे आघात वर्धिता, तन्यता, ध्वनिक या सोनोरस, चालकता तथा गलनांक एवं क्वथनांक को उदाहरणों के माध्यम से तथा चित्रों के माध्यम से समझेंगे। धातुओं का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भौतिक गुण है आघात वर्ध्यता या आघात वर्धनीयता। आप इस शब्द से ही संपूर्ण अर्थ को निकाल सकते हैं। आघात अर्थात चोट करना, वर्ध्यता अर्थात पदार्थ का बढ़ना। अगर हम किसी पदार्थ पर आघात या चोट करें, उसे दबाएं और वह बिना टूटे फैलने लगे तो यह गुण आघात वर्धिता कहलाता है। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। यह एक पदार्थ है। हमने सोना धातु का एक टुकड़ा लिया है। इस पे अगर हम चोट करें, आघात करें या इसे हम किसी रोलर की सहायता से दबाएं तो यह आघात जिस दिशा से किया जा रहा है उस आघात या चोट की लंबवत दिशा में बिना टूटे फैलने लगेगा। आप इस पर बार बार आघात करते जाइए, ये आघात की लंबवत दिशा में फैलता चला जाएगा। और यह कार्य अगर बार बार किया जाए तो यह पदार्थ धीरे धीरे पतला होते 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 एक चादर में बदल जाएगा। यही गुण उस पदार्थ का आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। इस प्रकार एक परिभाषा हमारे सामने निकल कर आ गई। किसी पदार्थ की दबाव या आघात पड़ने पर बिना टूटे, बिना बिखरे आकार बदलने की क्षमता आघात वर्धनीयता है। आघात वर्धनीय पदार्थ दबाने पर विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने लगते हैं। आघात वर्धनीय पदार्थों को हथौड़े से पीटकर या बेलकर आसानी से चपटा किया जा सकता है। धातुएं प्रायः आघात वर्धनीय होती हैं। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा आदि आघात वर्धनीय धातुएं हैं। आवर्त सारणी के समूह 1 से 12 तक के तत्व अर्थात S और P ब्लॉक के तत्वों में आघात वर्धनीयता देखने को मिलती है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आघात करने पर धातुएं बिखरती क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। धातुओं में ढेर सारे परमाणु होते हैं, ये देखिए। और आप परमाणु की संरचना को जानते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक अर्थात धन आवेश और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश होता है। तो धातुओं में परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। उन परमाणुओं में धनावेशित नाभिक और बाहर कक्षाओं में ढेर सारे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं। इन्हीं धन और ऋण आवेश के कारण धातुओं के ये सारे परमाणु आपस में मजबूत बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। उस बंध को हम अंतर परमाणविक बंध कहते हैं। आघात करने पर यही मजबूत बंध इन परमाणुओं को बिखरने से रोकता है। ये परमाणु अलग नहीं होते, इनकी ज्यामिति बदल जाएगी पीटने पर, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। तो मजबूत अंतर परमाणविक बंधों के कारण ही चोट करने पर भी धातुएं बिखरती नहीं बल्कि फैलकर चपटी हो जाती हैं। इसीलिए चूंकि हम सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु हैं, इनका हम पतले से पतला चादर तैयार कर सकते हैं। इसलिए सोने और चांदी का उपयोग हम धातुओं के जो वर्क बनते हैं उनको मिठाइयों पर चढ़ाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ आभूषण बनाने के लिए भी इनका उपयोग होता है। यह हुआ हमारा आघात वर्धनीयता की परिभाषा। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को हम आघात वर्धिता कहते हैं। सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। इनके पतले वर्ग और आभूषण आसानी से बनाए जा सकते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण गुण है तन्यता। तन्यता अर्थात
तानना या खींचना। अगर किसी पदार्थ को हम खींचें और वो खिंचता चला जाए, बिना टूटे खिंचता चला जाए और पतले से पतले तार में बदल जाए, तो उस पदार्थ का यह गुण तन्यता कहलाता है। ये एक पदार्थ है, ये कॉपर धातु का एक टुकड़ा है। अगर हम इसके दोनों सिरों को बलपूर्वक खींचें तो क्या होगा, ये पतला होता चला जाएगा। अगर इसे हम खींचें तो खींचने की लंबवत दिशा में अंदर की तरफ यह पतला होता चला जाएगा, और इस प्रक्रिया को लंबे समय तक करें तो यह बहुत ही पतले तार में बदल जाएगा। तो इस प्रकार अगर किसी ठोस पदार्थ पर तनाव डालने पर वह बिना टूटे खिंचकर आकार बदल ले, लंबा हो जाए, तो उसका यह गुण तन्यता कहलाता है। तन्य पदार्थ आसानी से खींचकर तार के रूप में बदले जा सकते हैं। धातुएं प्रायः तन्य होती हैं। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता आदि तन्य धातु हैं। सर्वाधिक तन्य धातु सोना और चांदी है। सोना 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना बहुत कम होता है, 1 ग्राम सोने से हम बिना टूटे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतनी अधिक तन्यता होती है सोने में। इस प्रकार फिर वही प्रश्न उठता है कि इतना अधिक तानने के बाद भी यह तार टूटता क्यों नहीं है, परमाणु एक दूसरे से अलग क्यों नहीं होते? तो हमारा उत्तर है कि धातुओं में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। इन परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके कारण परमाणुओं के मध्य प्रबल अंतर परमाणविक बंध बना होता है। यह बंध परमाणुओं को बिखरने से रोकता है। उनकी ज्यामितीय व्यवस्था को तो बदलने देगा, लेकिन यह मजबूत बंध उन परमाणुओं को एक दूसरे से अलग नहीं होने देगा। तो जब आप खींचेंगे तो यहां देखिए परमाणुओं के 4 स्तर थे, परमाणुओं की 4 परतें थीं, वो 3 परतों में बदल जाएंगी। और खींचेंगे तो परमाणु की 2 परत हो जाएगी, और खींचेंगे तो परमाणुओं की 1 परत हो जाएगी, और वह धातु पतले पतले तार में बदल जाएगी। तो हमारा तन्यता की परिभाषा हुई, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक तन्य धातुएं हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम और तांबे की तन्यता के कारण हम उनका उपयोग विद्युत वाहक तार बनाने में करते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण गुण है धातुओं का ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक अर्थात किसी पदार्थ को हम पीटें, उस पर चोट या आघात करें और उससे बहुत ही मधुर आवाज या साउंड पैदा हो, तो हम कहेंगे कि पदार्थ ध्वनिक है, उसमें ध्वनिक का गुण है। ऐसा कब होता है, चलिए उदाहरणों द्वारा समझते हैं। यह है हमारी स्कूल की घंटी, यह धातु की बनी होती है। अगर हम इसे आघात करें, इसे किसी ठोस सतह से टकराएं, हथौड़े से मारते हैं इसको हम, टकराएं तो इसमें से आवाज पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक बेल, अगर इसे हम स्विच इसका दबाएं तो इस इलेक्ट्रिक बेल में धातु की कटोरी के ऊपर एक छोटा सा हैमर या हथौड़ा लगा हुआ है। यह बहुत तेजी से उस कटोरी से बार बार टकराता है, और टकराने से टिन 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 ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार घंटे जो कि गिरजाघरों और मंदिरों में लगते हैं, उन्हें बजाने पर भी बहुत मधुर ध्वनि या आवाज पैदा होती है। तो इस प्रकार अगर हम किसी पदार्थ को कठोर सतह से टकराएं या उस पर किसी ठोस पदार्थ से चोट करें और विशेष ध्वनि उत्पन्न हो, तो यह क्षमता उस पदार्थ का ध्वनिक गुण कहलाता है। ध्वनिक पदार्थ पर किसी ठोस पदार्थ से आघात करने पर मधुर आवाज उत्पन्न होती है। धातुएं प्रायः ध्वनिक होती हैं, सभी धातुएं। उनको आप पीटोगे तो उनसे अलग अलग तरह की आवाजें निकलेंगी, और यह ध्वनि उस धातु की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। अब प्रश्न मन में उठता है कि धातुओं को पीटने पर आवाज क्यों उत्पन्न होती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धातुएं परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। धातुओं में परमाणु संख्या में अधिक और पास पास होते हैं। जब हम किसी धातु पर आघात करते हैं, उसे पीटते हैं, तो धातुओं के परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर हिलने लगते हैं, जिसे हम कंपन कहते हैं। ये देखिए ढेर सारे परमाणु धातुओं में पास पास हैं। अगर इसे हम चोट करेंगे तो क्या होगा, ये जो परमाणु हैं अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर हिलने लगेंगे, जैसे ये दोलन करता हुआ इस प्रकार ये हिलने लगेंगे। इसे हम कहते हैं कंपन। तो जब परमाणुओं पर चोट की जाएगी
तो परमाणु हिलेगा, कंपन करेगा और यह अपने आसपास के परमाणुओं से टकराएगा, उसी के कारण ध्वनि पैदा होगी। और जब यह कंपन बंद हो जाएगा तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी। अर्थात ध्वनि के धातुओं को पीटने पर ध्वनि के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है उनके परमाणु जो कंपन करते हैं और आपस में टकराते हैं। इसी विशेष गुण के कारण हम धातुओं का उपयोग वाद्य यंत्र बनाने के लिए करते हैं। तो ये हुई हमारी ध्वनिक की परिभाषा। ध्वनिक धातु का एक भौतिक गुण है। इस गुण के कारण वे हड़ताली अर्थात किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि या मधुर आवाजें उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इस गुण के उपयोग से हम स्कूल की घंटी और वाद्य यंत्र बनाते हैं। धातुओं का अगला और चौथा प्रमुख भौतिक गुण है चालकता। चालकता का अर्थ होता है अपने में से किसी चीज को होकर बहने देना, अपने में से किसी को गुजरने देना चालकता कहलाता है। अगर कोई पदार्थ अपने में से ऊष्मा अर्थात गर्मी या विद्युत धारा अर्थात करंट को होकर बहने दे तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ चालक है। चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हमने एक पदार्थ लिया, सामान्यतः धातुएं चालक होती हैं, तो हमने धातु का एक तार लिया। ये देखिए, एक बालक ने धातु का एक तार अपनी मुट्ठी से पकड़ रखा है और उसका एक सिरा मोमबत्ती की ज्वाला में गर्म कर रहा है। आप सभी जानते हैं कुछ समय बाद क्या होगा। जैसे जैसे यह एक सिरा गर्म होगा, ये देखिए तीर का निशान बता रहा है कि ऊष्मा दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाएगी। एक सिरा हम गर्म कर रहे हैं और दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा और हमें उस तार को पकड़ने में असुविधा महसूस होगी। तो इस तार ने क्या किया? एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ऊष्मा या गर्मी को बहा दिया। एक और उदाहरण देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि भोजन बनाने वाले बर्तन या पानी को गर्म करने वाले बर्तन हम धातुओं के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उसका कारण भी यही है कि जब हम धातु के बर्तन में किसी पदार्थ को या पानी को गर्म करते हैं तो पहले ऊष्मा लेकर वह पदार्थ गर्म हो जाता है, यानी धातु का बर्तन गर्म हो जाएगा। उसके बाद यह इस ऊष्मा को अपने अंदर रखे पानी को दे देगा और पानी गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा इस बर्तन की दीवार से होकर पानी तक पहुंच गई। कभी कभी हत्ता भी गर्म हो जाता है, जबकि बर्तन का हत्ता हमने आग से बहुत दूर रख रखा है, फिर भी हत्ता गर्म हो जाता है और पकड़ने में असुविधा होती है। इसलिए बर्तनों के हत्तों पर लकड़ी, प्लास्टिक, रबर या बेकेलाइट का आवरण चढ़ाया जाता है। तो धातुएं कि अगर एक सिरे को गर्म किया जाए तो धातुओं का दूसरा सिरा भी स्वतः ही गर्म हो जाता है, क्योंकि धातुओं में से होकर ऊष्मा बह सकती है, अर्थात धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। अब विद्युत की चालक होती हैं, इसे भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। यहां देखिए, हमने एक परिपथ तैयार किया है। यह है बैटरी या सेल और ये एक तार है जिसके माध्यम से हमने परिपथ तैयार किया है। यह है कुंजी जिससे हम परिपथ को बंद या चालू कर सकते हैं और यह एक प्रकाश स्रोत या बल्ब है। अगर परिपथ पूरा हो जाएगा तो यह बल्ब जलने लगेगा, इससे प्रकाश निकलेगा। अगर हम यहां पर, ये बीच में हमने टुकड़ा लगाया है, अगर हम यहां पर कोई लकड़ी, प्लास्टिक या रबड़ का टुकड़ा लगा देंगे तो परिपथ पूरा नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर यहां पर हम धातु का टुकड़ा लगा दें, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमने धातु का टुकड़ा लगा दिया और हमने ये कुंजी को दबा दिया, तो ये बल्ब जलने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इस धातु के टुकड़े में से विद्युत धारा होकर बहने लगी। विद्युत धारा कब बहती है? जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से निकलकर धन सिरे की ओर पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो परिपथ पूरा हो जाता है, विद्युत धारा बहने लगती है, बल्ब जलने लगता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं क्या? देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से निकला और इस धातु के एक सिरे में चला गया। अब धातु में देखिए ढेर सारे परमाणु हैं। ये क्या करते हैं? ये परमाणु उस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। यह उस एक इलेक्ट्रॉन को अपने समीपवर्ती परमाणु को दे देगा, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को अपने और दूसरे समीपवर्ती परमाणु को दे देगा। इस प्रकार इन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन बहेंगे, एक परमाणु से दूसरे परमाणु से होते हुए दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और तार के माध्यम से बैटरी के धन सिरे में, और बल्ब जलने लगेगा।
अर्थात विद्युत धारा को बहाने के लिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का होना बहुत जरूरी है। धातुओं में स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए धातुएं अपने में से होकर विद्युत धारा को बहने देती हैं, अर्थात धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। ये बात यहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से समझाई गई है। सभी धातुएं विद्युत की चालक हैं, लेकिन लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। इसलिए हम मरकरी का उपयोग तापमापी और दाबमापी बनाने में करते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि धातुएं अपने में से होकर ऊष्मा अर्थात गर्मी को भी बहने देती हैं और विद्युत धारा को भी बहने देती हैं। क्यों बहने देती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं। इसलिए इनका उपयोग हम विद्युत परिपथ या घर की लाइट फिटिंग करने के लिए करते हैं और खाने के बर्तन बनाने में करते हैं। हमारा धातु का पांचवा अंतिम और महत्वपूर्ण भौतिक गुण है गलनांक एवं क्वथनांक। तो पहले हम थोड़ा सा गलनांक और क्वथनांक को समझ लें, ये होते क्या है। ये देखिए, ये एक पदार्थ है, इसमें परमाणु बहुत पास पास मजबूती से जुड़े हुए हैं, हिलडुल भी नहीं सकते। इसे हम कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर इसे हम गर्म करें तो क्या होगा? अगर इस ठोस पदार्थ को हम गर्म करें तो परमाणुओं के बीच जो प्रबल बंध हैं ये थोड़े से दुर्बल या कमजोर हो जाते हैं, जिससे ये परमाणु अब हिलने लगते हैं, गति करने लगते हैं। लेकिन ये बंध टूटे नहीं हैं, परमाणु दूर नहीं होंगे, केवल हिलेंगे, जिससे अब पदार्थ का आकार बदलने लगेगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। उसे हम कहेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था। तो अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करें और वह ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाए तो यह प्रक्रिया गलन और वह ताप जिस पर यह गलन की क्रिया हुई है गलनांक कहलाता है। अच्छा, इसे और गर्म करें तो क्या होगा? अब इस तरल को, इस द्रव को अगर हम और अधिक गर्म करें तो परमाणुओं के बीच जो मजबूत अंतर परमाणविक बंध है, जो अभी केवल कमजोर हुआ था, यह बंध टूट जाएगा। ये सारे परमाणु अब एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएंगे और तेजी से गति करने लगेंगे, अर्थात पदार्थ का अब आकार और आयतन दोनों बदल जाएगा। इसे पदार्थ की हम गैस अवस्था कहेंगे। तो गर्म करने पर अगर पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदल जाए तो इस क्रिया को हम क्वथन और उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। तो धातुएं ठोस होती हैं, उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु बहुत मजबूती से एक दूसरे से प्रबल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इन बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ऊष्मा देना पड़ेगी तब ये बंध कमजोर होंगे, और बहुत ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगी तब ये बंध टूटेंगे। तो चूंकि धातुएं ठोस होती हैं, उनके परमाणु आपस में प्रबल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, इन बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देना पड़ती है। इसलिए धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। तो आपने जाना कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उसकी परिभाषा को समझा। साथ ही साथ आपने यह समझा कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। ये दोनों बातें इन परिभाषाओं में लिखी हुई हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम आवर्त सारणी को देखें तो आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं। संक्रमण तत्व, ये बीच वाले तत्व जो S और P ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें हम D ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो अंतर परमाणविक बंध भी उतना ही प्रबल या मजबूत होगा। बंध जितना ज्यादा प्रबल या मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी उतना ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होगा। तो संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं। और यहां ध्यान दीजिए, ये W संकेत से जो तत्व दिखाया गया इसे हम टंगस्टन कहते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। ये पिघलता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। और अगर गौर करें तो ये हैं S ब्लॉक के तत्व, जिन्हें हम क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। ये S ब्लॉक के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, और जैसे जैसे हम S ब्लॉक में नीचे की ओर जाएंगे गलनांक और क्वथनांक और कम होते जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक तालिका दिखाई दे रही है, ये देखिए लिथियम
यहाँ बताया गया है। ये सबसे ऊपर लिथियम है, फिर सोडियम, ये लिथियम सोडियम, फिर ये पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। तो क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक कम होते हैं और जैसे जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, देखिए गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते जाते हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक तो बहुत ही कम होता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे शरीर के तापमान से भी कम। इसलिए अगर हम इन धातुओं को हथेली पर रख लें, सीजियम और गैलियम को, तो पिघलने लगती हैं। इस प्रकार हमने यहां पर धातुओं और धातुओं के अंतिम और पांचवें भौतिक गुण को समझा। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्यों ज्यादा होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।